बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। आज हमने पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से जो इंडो पाक हिस्ट्री है और इंडिया के सोशल, कल्चरल और मज़हबी जो एक जर्नी है उसमें किस तरीके से मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्होंने बहुत अहम नकूश छोड़े जो आज भी इंडिया की, पाकिस्तान की तारीख़ में अपना अहम इम्पैक्ट रखते हैं और उनके असरात को आज भी महसूस किया जा सकता है, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। उस हवाले से दो अहम सल्तनतें जो कि मौर्य और गुप्ता, जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहीं और उन्होंने बहुत सारे अपने असरात छोड़े और यूनिक उनका एक फ़ीचर जो थे यहाँ की हिस्ट्री पर, उनका आज हम जो है वो अहाता करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले तो आते मौर्य एम्पायर, जिसको मौरी सल्तनत भी कहते हैं उर्दू में। द मौर्य एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल एम्पायर्स इन एंशेंट इंडिया। अगर पुराने कदीम इंडिया की बात की जाए तो मौर्य एम्पायर की बहुत गहरे और अहम असरात हैं। नोन फॉर इट्स सेंट्रलाइज्ड, आज ये जो इम्पॉर्टेंट है इसके फीचर्स हैं। ये जो मौरी एम्पायर है सल्तनत, किस वजह से मशहूर थी? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मेन, जिस तरह अब फेडरल गवर्नमेंट होती है इसी तरह सेंट्रलाइज था। इसके अलावा मिलिट्री प्रोवेस, यानी कि मिलिट्री की पावर के लिहाज से भी, और कल्चरल अचीवमेंट्स जो सकाफती हुसूल थे उसके लिहाज से भी ये मशहूर है मौर्य सल्तनत। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, और ये सल्तनत जो थी मौर्य एम्पायर, किसने इसकी बुनियाद रखी थी? चंद्रगुप्ता मौर्य। इन द 4th century BCE, यानी कि बिफोर क्रिश्चियनिटी ईरा इसकी बुनियाद रखी गई और चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसकी बुनियाद रखी थी। द एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड लेड द फाउंडेशन फॉर यूनिफाइड रूल ओवर डाइवर्स रीजन्स। तो ये जितने भी दूर रस इलाके जात थे उन पर एक यूनिफाइड हुकूमत थी और इसकी जो बुनियाद है, बुनियाद के साथ साथ इसका जो फैलाव था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत ज़्यादा इलाकों पर था। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य सल्तनत के जो असरात हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उनके मेन फीचर थे या उनकी खसूसियात थी। चंद्रगुप्ता मौर्य इसने तो इसकी बुनियाद रखी, इस हवाले से उनका थोड़ा तज़किरा कर लेते हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य विद द गाइडेंस ऑफ हिज मेंटर चंकाया, आल्सो नोन एज कौटिल्य, ओवर थ्रू द नंदा डायनेस्टी। पहले इससे जो चंद्रगुप्ता मौर्य जो है इसने नंदा डायनेस्टी, जो नंदा की सल्तनत थी, उसको तहस नहस किया और अपनी हुकूमत कायम की टू इस्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर। द एम्पायर कैपिटल वाज इनिशियली लोकेटेड एज पतालीपुत्रा, जो आजकल पटना का इलाके से मशहूर है, यानी कि इनका जो कैपिटल था वो पटना का इलाका, जिसको पतालीपुत्रा के नाम से जाना जाता है। एक ये इसके इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नांदा डायनेस्टी को इसने ओवरथ्रो किया था और इसका जो मेंटर था वो चंकाया था, जिसको कोतालिया भी नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा पटना इसका कैपिटल था। अब आ जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मौर्य सल्तनत की जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? चंद्रगुप्ता इम्प्लीमेंटेड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि जो मेन मरकज़ से उसको चलाया जाता था। डिवाइडिंग द एम्पायर्स इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय गवर्नर, और इनके जो सल्तनत थी वो सूबों में तकसीम थी और हर सूबे को हेड कर रहा था गवर्नर। द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन फॉर इट्स एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी एफिशिएंसी ये थी कि वो रेवेन्यू कलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस करती थी। गवर्नेंस की जिम्मेदार थी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी थी वो गवर्नर की थी। हर प्रोविंस की अपनी अपनी थी। इसके अलावा मौर्य सल्तनत का अशोका द ग्रेट, ये एक हुक्मरान गुजरा था और इसकी बुद्धिज़्म मज़हब के साथ लगाव की वजह से ये जाना जाता है, और ये अदम तशद्दुद की सियासत का जो है वो माइंड रखता था। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रूलर्स ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज अशोका, चंद्रगुप्ताज ग्रैंडसन, यानी कि ये इसका पड़पोता जो है बेटे का बेटा था।
आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंक्वेस्ट एंड वारफेयर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, यानी कि उसने जंग के बाद, फतवात के बाद उसने बुद्ध मत का मज़हब अख्तियार कर लिया एंड प्रमोटेड नॉन वायलेंस रिलीजन टॉलरेंस, और मज़हब को बर्दाश्त के साथ साथ अदम तशद्दुद का वो पैरोकार था एंड वेलफेयर पॉलिसीज़, और दूसरे लोगों की भलाई के लिए जितना बेहतर काम कर सकता था उसका कायल था। हिज इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल एथोस ऑफ द टाइम, और उसकी जितनी भी समाजी, सियासी और इखलाकी इथोस थे या जो इखलाकी अक़दार थी वो वक्त की एक अहम बुनियाद थी और उसकी खसूसियत मानी जाती है। इसके अलावा जो अशोका ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया तो उसकी वजह से बुद्धिज़्म काफ़ी फैला भी और उसने मिशनरीज भेजी। अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द स्प्रेड ऑफ रिलीजन बोथ विद इन इंडिया एंड बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, यानी कि इंडिया के अंदर भी और उसके बाहर भी। ही सेंट बोथ बुद्धिस्ट मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसने जो बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए मिशनरीज भेजी, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल डिफ्यूजन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, जिसने बुद्ध मत की तालीमात का प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद मौर्य की जो डिक्लाइनेशन आती है या जो इनका जवाल आता है तो उसके बारे में, आफ्टर अशोकाज डेथ द मौर्य एम्पायर फेस्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से डिक्लाइन हुई, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस थे लीडिंग टू इवेंचुअल डिक्लाइन, और अल्टीमेटली ये जवाल पजीर हुई। द एम्पायर फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम, और इनकी जो बड़ी सल्तनत थी छोटी सल्तनतों में तकसीम होती गई। द एंड ऑफ द मौर्य एम्पायर मार्क्ड अ शिफ्ट इन इंडिया पॉलिटिकल लैंडस्केप, और इसी तरह से जो इसकी मौर्य की जो सल्तनत है इसने इंडिया के सियासी मंजर पर एक अहम नुकात छोड़े, अहम असरात छोड़े। इसके बाद आ जाती है गुप्ता एम्पायर, जिसने तकरीबन 1000 साल तक हुक्मरानी की। द गुप्ता एम्पायर ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन एज, इसको सुनहरी दौर जो इंडिया का है उसका नाम दिया जाता है। फॉलोड द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर एंड स्पैंड फ्राम द 4th to the 6th century CE, और ये तकरीबन 4th यानी कि BCE से लेके 6th century CE तक, 4th to 6th तकरीबन 200 साल तक ये कायम रही। यानी कि ये सी है क्रिश्चियनिटी एरिया, जो यहाँ पे ईसाइयत का प्रचार हो चुका होता है या मज़हब चल रहा होता है। 4th century से लेकर 6th century तक ये इनका राज रहता है, हुक्मरानी रहती है। द गुप्ता रूलर रिवाइव्ड हिंदुज़म एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और गुप्ता की जो हुक्मरान हैं उन्होंने दोबारा से हिंदुज़म का प्रचार किया और उसको बढ़ाया, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन हैं हिस्ट्री में उसमें फ़न यानी कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, हेयर आर सम नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। और इस गुप्ता की सल्तनत ने जो असरात छोड़े उनमें से कुछ अहम का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्ता वन, द गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्ता वन। इसकी बुनियाद चंद्रगुप्ता वन ने रखी, हु इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर मगधा। ये जो एक सल्तनत थी मगधा, उस पर उसने अपने असर कायम किया यानी कि उसको फ़तह किया। ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्राम द लिहावी, उसने लिसावी एक क्लैन कबीला था जिसमें से एक शहजादी के साथ रिश्ता किया, शादी की। विच इन्हेंस द लेजिटिमेसी एंड प्रेस्टीज, जिसकी वजह से इसकी इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होता गया। समुद्रा गुप्ता नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है कि समुद्रा गुप्ता जो है वो इंडिया का नेपोलियन के नाम से मशहूर है। समुद्रा गुप्ता एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, और समुद्रा गुप्ता ने आर्मी और डिप्लोमेसी के ज़रिए से अपनी सल्तनत को बढ़ाया। ही इज़ सेलिब्रेटेड फॉर हिज कल्चरल पैट्रोनेज, और वो सकाफ़त का बड़ा एक कायल था, सकाफ़त का ख्याल रखने वाला था, इस वजह से भी उसकी शोहरत है। एंड सपोर्ट फॉर वेरियस आर्ट्स, और बहुत सारे फ़नून की वजह से भी उसको जाना जाता है। गुप्ता की अचीवमेंट्स जो हैं, द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड रिमार्केबल अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड्स। इंडियन मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रा, जो इंडिया का मैथमेटिशियन है जिस तरह आर्यभट्ट है, उसने मैथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और फल्कियात एंड एस्ट्रोनॉमी। द डेसिमल नंबर सिस्टम, जो मैथमेटिक्स में जो इशारिया का
निज़ाम है वो लेके आया, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का कंसेप्ट भी वो लेके आया, वाज डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये गुप्ता के टाइम पीरियड में ही जो इन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी। लिटरेचर और आर्ट्स का भी इन्होंने बहुत असर छोड़ा। द गुप्ता एम्पायर वाज अ सेंटर ऑफ लिटरेसी, क्रिएटिविटी। कालिदासा, वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पोइट्स एंड प्ले राइट्स, composed works like Shakuntala and Meghaduta. The Gupta period also saw the flourishing of Gupta art, seen in the intricate carvings of templates and sculptures. सो इस तरीके से जो एक कालिदास इनका मशहूर शायर भी है जिसने ड्रामे भी लिखे, और शकुंतला एंड मगधदाता, ये जो उसकी राइटिंग्स हैं यानी कि जो उसके प्लेज हैं। द गुप्ता पीरियड आल्सो सा द फ्लोरिशिंग ऑफ गुप्ता आर्ट, और गुप्ता की जो सल्तनत है इसने जो आर्ट को बढ़ते फलते फूलते देखा इन द इंट्रिकेट कार्विंग, और कार्विंग का जो निज़ाम है इसी दौर हुकूमत में आया, जो टेम्पलेट बनाते थे और मुख्तलिफ जो है स्कल्पचर जो है वो तैयार करते थे, बुत वगैरह बनते थे। इसकी भी डिक्लाइन आ जाती है, यानी कि इसका जवाल होता है। द गुप्ता एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एक्सटर्नल इन्वेजन्स, इकोनॉमिक चेंजेस एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वेजन हैं, ये उसके जवाल की वजह बने। बाई द 6th century CE द एम्पायर फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजनल किंगडम्स लीडिंग टू पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। तो 6वीं ईसवी सदी में ये कई सारी छोटी सल्तनतों में तकसीम हो चुका था। अब अगर हम कंक्लूड करें दोनों का, मौर्य और जो गुप्ता सल्तनतें हैं, बोथ द मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स प्लेड पिविटल रोल्स इन शेपिंग द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द मौर्य लेड द फाउंडेशन फॉर अ यूनिफाइड एम्पायर एंड हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव practices, while the Guptas are remembered for their cultural achievements and contributions to the advancement of knowledge. सो नॉलेज के हिसाब से भी गुप्ता मशहूर है और आर्ट के लिहाज से मशहूर है, जबकि सेंट्रलाइज्ड हुकूमत और जो मिलिट्री की वजह से मौर्य जो है वो दोनों पहचाने जाते हैं। अब हम इसी सेशन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्विज़ को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? ऑप्शंस हैं ए अशोका, बी समुद्रगुप्ता, सी चंद्रगुप्ता मौर्य, डी आर्यभट्ट। सो राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स? उज्जैन, पाटलिपुत्रा, वाराणसी, टैक्सिला। राइट ऑप्शन है पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज इम्प्लीमेंटेड बाय चंद्रगुप्ता इन द मौर्य एम्पायर? ऑप्शन हैं फ्यूडल सिस्टम, बी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रोविंसेस एंड गवर्नर्स, डी ट्राइबल काउंसिल्स। राइट ऑप्शन सी है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रोविंसेस एंड गवर्नर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर इज नोन फॉर हिज एम्ब्रेस ऑफ बुद्धिज़्म एंड प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस? ऑप्शन है चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोका द ग्रेट, समुद्रपुत्रा और चंद्रगुप्ता वन। राइट ऑप्शन अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने जो है अजीम अशोका, उसने बुद्धिज़्म को कबूल किया था। व्हाट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वेज अशोका कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म? ऑप्शन है हमारे पास, ही बिल्ट न्यूमरस हिंदू temples, B he introduced a new language, C he sent Buddhist missionaries to different regions, D he focused on expanding the military. Right option है he sent Buddhist missionaries to different regions. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, what was the impact of Ashoka's conversion to Buddhism on his policies? Option है he promoted conquest and warfare, B he promoted religious intolerance, C he embraced non-violence and welfare policies, option D he favored the revival of Vedic rituals.
राइट ऑप्शन है ही एम्ब्रेस्ड नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर पॉलिसीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस, डी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नाइबरिंग एम्पायर। राइट ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड द मौर्य एम्पायर एंड। ऑप्शन है इट ट्रांजिशन इनटू द गुप्ता एम्पायर, बी इट वाज कंक्वायर्ड बाय द पर्शियंस, सी इट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स, डी इट एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी फर्दर। राइट ऑप्शन है इट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स। क्वेश्चन नंबर 9 हु इज कंसिडर्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड डिप्लोमेसी। ऑप्शंस हैं अशोका, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, आर्यभट्ट। नेक्स्ट समुद्रगुप्ता इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट फील्ड्स आर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ऑप्शन है मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन, बी आर्किटेक्चर, सी अलजेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी, डी मिलिट्री स्ट्रेटजी। राइट ऑप्शन है अलजेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी।